हाय गाइस। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं पाचक रस के बारे में, डाइजेस्टिव जूस के बारे में। विभिन्न प्रकार के जो पाचक रस है उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पाचक रस, तो 5 प्रकार के टोटल डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सलाइवा। सबसे पहला जो है वो हम पढ़ेंगे सलाइवा, यानी कि लार। ठीक है। दूसरा जो अपने को पढ़ना है वो है बाइल जूस, पित्तरस। सेकंड जो है बाइल जूस, और तीसरा जो है, पहला जो है वो सलाइवा, दूसरा बाइल जूस, और तीसरा जो है वो है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस। और चौथा जो पढ़ना है वो है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। एंड पांचवा जो है वो है इंटेस्टिनल, यानी कि सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टिनल जूस। ये 5 प्रकार के पाचक रस अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन सा पढ़ना है? सलाइवा, दूसरा है बाइल जूस, तीसरा पैनक्रिएटिक जूस, चौथा गैस्ट्रिक जूस और पांचवा इंटेस्टिनल जूस। हम सबको एक साथ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सलाइवा। तो सलाइवा जो होती है, जिसको हम कहते हैं लार, तो इसका स्रवण, सलाइवा को रिलीज कौन करेगी? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा को रिलीज कौन करती है? सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथि। और सलाइवरी ग्लैंड को हमने पढ़ा था, 3 सलाइवरी ग्लैंड है। एक होती है पैराटाइड ग्लैंड कान के नीचे, दूसरी होती है सब मैक्सिलरी दोनों जबड़ों के संगम स्थल पर, और तीसरी जो होती है सब लिंगुअल जो कि जीभ के नीचे होती है। तो पहली ग्लैंड कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड, उससे रिलीज होता है सलाइवा। बाइल जूस कहाँ से रिलीज होता है? बाइल जूस जो होता है उसके सीक्रेशन की बात करें तो ये लीवर से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होगा? लीवर से। तीसरा होता है पैनक्रिएटिक जूस। अगर पैनक्रिएटिक जूस की बात करें तो ये कहाँ से रिलीज होता है? पैनक्रियाज से। क्लियर। और गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो इसको रिलीज कौन करेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको रिलीज करने वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और हम गैस्ट्रिक ग्लैंड को हमने पढ़ा था, इसकी पोजीशन कहाँ होती है? स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड होती कहाँ पर है? स्टमक में। और पांचवा कौन सा? इंटेस्टिनल जूस। ये जो होता है उसको रिलीज करती है इंटेस्टाइन। इसको रिलीज करने वाली कौन होगी? इंटेस्टाइन के द्वारा रिलीज किया जाएगा। क्लियर। तो पहला कौन सा है? सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करेगी। बाइल जूस लीवर रिलीज करेगा। पैनक्रिएटिक जूस पैनक्रियाज रिलीज करेगा। और गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है, जो कि कहाँ होती है? स्टमक में होती है। और इंटेस्टिनल जूस जो होती है उसे इंटेस्टाइन के द्वारा, यानी कि आंत्र के द्वारा। लार का स्राव लार ग्रंथि करेगी, पित्त रस का स्राव यकृत करेगा, और अग्नाशय रस का स्रावण अग्नाशय करता है। और जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो जठर रस है, जिसका स्रावण करती है जठर ग्रंथि, जो कि होती है आमाशय में। और इंटेस्टिनल जूस यानी कि आंत्रिय रस, उसका स्रावण करेगी आंत्र। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं सलाइवा में क्या होता है, और साथ में पर डे कितना रिलीज होता है डाइजेस्टिव जूस। इन 5 की हम बात करें तो सलाइवा की हम बात करें तो सलाइवा जो होती है पर डे सलाइवा जो होती है 1 से 1.5 लीटर पर डे रिलीज होती है सलाइवा। तो पर डे कितना रिलीज होती है? 1 to 1.5 लीटर पर डे, यानी कि पर डे कितना? 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का रिलीज किया जाता है। अब दूसरा हम बात करें बाइल जूस की, तो बाइल जूस जो है उसकी सीक्रेशन की बात करें तो बाइल जूस जो होता है 500 से 1000 ml पर डे इसका सीक्रेशन होता है बाइल जूस का। पैनक्रिएटिक जूस की बात करें, इसका सीक्रेशन जो होता है वो पर डे होता है 800 से 1000 ml पर डे इसका सीक्रेशन होता है।
और गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो इसका सिक्रेशन पर डे होता है 2 to 3 लीटर पर डे, कितना इसका सिक्रेशन होता है। और इंटेस्टाइनल की जूस की बात करें तो इसका सिक्रेशन होता है 1 to 2 लीटर पर डे, तो ये इसका सिक्रेशन हो गया। हम पढ़ रहे पाचक रस, विभिन्न प्रकार के पाचक रस। तो कुल 5 प्रकार के पाचक रस है जो कि भोजन को क्या करते हैं, पचाते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो है सलाइवा, जो कि सलाइवा ग्लैंड से रिलीज होता है। पर डे कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे होता है। दूसरा होता है बाइल जूस, जो कि पर डे 500 से 1000 ml रिलीज होता है। तीसरा है पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशिया, जो कि 800 से 1000 ml पर डे रिलीज होता है। चौथा है गैस्ट्रिक जूस जठर रस, जो कि 2 से 3 लीटर पर डे रिलीज होता है। और पांचवा है आत्रीय रस, जो कि कितना 1 से 2 लीटर पर डे रिलीज होता है। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करते हैं इनकी पीएच की, किसकी कितनी पीएच होती है वो। तो सलाइवा की हम बात करें अगर, तो सलाइवा जो होती है उसकी जो पीएच होती है वो ये हल्का क्षारीय होता है। तो पीएच कितनी होती है, हल्का क्षारीय, हल्का अम्लीय सॉरी, तो इसकी पीएच होती है 6.3 to 6.8, ये इतनी पीएच होती है। तो देखो पीएच 7 से कम है तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय। और 7 से ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं क्षारीय। और 7 जो होता है उदासीन होता है। तो पीएच 6.3 to 6.8 यानी कि कैसा हो जाएगा, हल्का अम्लीय होगा। कैसा होगा, हल्का अम्लीय होगा। क्योंकि पीएच जितना कम होता है उतना एसिडिक नेचर, उतनी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो पीएच कितना होता है, 6.3 से 6.8 होता है, हल्का अम्लीय होता है। अब बायोजूस की पीएच की बात करें, इसका जो पीएच होता है वो होता है 7.5 to 8.3, यानी कि कैसा हो गया, क्षारीय हो गया। 7 से ज़्यादा पीएच है तो बायोजूस कैसा होता है, क्षारीय होता है। क्लियर। अब पैनक्रियाटिक जूस की बात करें, पैनक्रियाटिक जूस का पीएच जो होता है वो होता है, इसकी अगर हम पीएच की बात करें तो इसकी पीएच 7.5 to 8.5 होती है। तो इसकी पीएच भी 7 से अबव है तो ये भी कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्लियर, ये भी कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब गैस्ट्रिक जूस की बात करें, इसकी जो पीएच होती है, इसकी पीएच होती है 1.5 to 2.5, यानी ये कैसा होगा, अत्यधिक अम्लीय होगा, हाईली एसिडिक होगा। क्योंकि पीएच कितना है, बहुत कम है। जितना पीएच कम उतना ही अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है। अब इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो ये जो होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि पीएच कितनी होगी, 7 से ज्यादा होती है। क्लियर। तो देखिए सलाइवा की बात करें अपन, सलाइवा ग्लैंड से रिलीज होता है, पर डे रिलीज कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर। बाइल जूस 500 से 1000 ml पर डे। और अग्नाशयी रस जो होता है वो 800 से 1000 ml पर डे रिलीज होता है। और वही जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जठर रस कितना स्त्रावित होता है, 2 से 3 लीटर पर डे, प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जठर रस का स्त्राव होता है। और आंतरिक रस का स्त्राव कितना होता है, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन, वो आंतरिक रस का स्त्राव होता है। पीएच की बात करें, सलाइवा की पीएच कितनी होती है, 6.3, यानी कि 6.3 से 6.8, यानी कि हल्का अम्लीय होता है। बायोजूस पित्त रस का पीएच 7.5 से लगाकर 8.3 तक होती है, यानी कि क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस की बात करें 7.5 to 8.5, वो भी क्षारीय होता है। गैस्ट्रिक जूस जठर रस की हम बात करें तो उसका पीएच कितना होता है, 1.5 से लगाकर 2.5, यानी कि ये कैसा है, अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय होता है। इसका रीजन इसमें अच्छे होता है। और आंतरिक रस की बात करें तो उसका पीएच उसका कैसा होता है, क्षारीय, यानी कि पीएच 7 से थोड़ा ज्यादा होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करने वाले हैं इस सब में वाटर कितना होता है, वो नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। अगर हम H2O की बात करें, वाटर H2O, तो जो सलाइवा जो होती है, जो लार जो होती है उसमें 99.5% तो वाटर होता है, 99.5% वाटर होता है। बायोजूस की बात करें, अगर इसमें वाटर की बात करें तो इसमें जो वाटर होता है वो होता है 98%। बायोजूस में कितना, 98% वाटर होता है। पैनक्रियाटिक जूस में वाटर की बात करें तो इसमें भी कितना, 98% वाटर होता है, यानी कि जल होता है। इसमें भी
98% जल होता है किसमें, बाइल जूस में। और जो सलाइवा होती है उसमें कितना 99.5% वाटर होता है। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें वाटर की बात करें तो उसमें जो वाटर होता है वो होता है, उसमें भी 99.5% वाटर होता है। और लास्ट में बात करें आंतरिक रस की, आंतरिक रस इंटेस्टिनल जूस, उसमें भी अगर वाटर की बात करें तो उसमें भी वाटर होता है 98% अप्रोक्सीमेट 98% इसमें जल होता है। क्लियर। तो इसमें कितना होता है, सलाइवा जो होती है, लार जो होती है इसमें 99.5% वाटर होता है, जल होता है। बाइल जूस में 98% होता है, अग्नाशय रस में 98% होता है, और जठर रस में कितना होता है 99.5%, और आंतरिक रस में कितना होता है 98% जल होता है। क्लियर। अब बात करेंगे बाकी क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। तो समझ में आई बात। कितने 5 प्रकार के पाचक रस है। सबसे पहला कौन सा है, सलाइवा, जिससे सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। दूसरा है पित्त रस जो कि यकृत से स्रावित होता है। तीसरा होता है अग्नाशय रस जो कि अग्नाशय से स्रावित होता है। चौथा है जठर रस जो कि आमाशय में स्थित जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। और पांचवा है इंटेस्टिनल जूस यानी कि आंतरिक रस जो कि आंतों से स्रावित होता है। दूसरा पर डे रिलीज की बात करें तो जो पाचक रस जो सलाइवा है वो पर डे कितना होता है 1 से 1.5 लीटर। बाइल जूस 500 से 1000 ml, अग्नाशय रस 800 से 1000 ml, और जठर रस 2 से 3 लीटर, और वो 1 से 2 लीटर। पीएच की बात करें तो लगभग सारे क्षारीय है, सिर्फ और सिर्फ जठर रस को छोड़कर जो कि अम्लीय है। जल की बात करें इसमें 99.5%, इसमें 98%, 98%, 99.5% और अगेन 98%, इतना तो होता है इसमें वाटर। और हम कंपोजिशन की बात करें इसमें तो अब इसमें 99.5% तो वाटर हो गया। अब बचा कितना 0.5%। तो इस 0.5% में क्या क्या होता है ध्यान देना। एक तो होता है Na प्लस आयन, K प्लस और Cl माइनस, इतने आयन होते हैं। और साथ में एक और आयन होता है जो कि होता है HCO3 नेगेटिव। ये HCO3 माइनस जो होता है ये जो क्या करेगा भोजन की अम्लीयता को, यानी कि जो एसिडिटी है मुंह में जो भोजन की अम्लीयता होगी, भोजन की अम्लीयता उसको ये उदासीन कर देगा। उसको क्या करता है ये उदासीन करता है। भोजन की अम्लीयता को HCO3 नेगेटिव उदासीन कर देता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है टाइलिन एंजाइम। ये टाइलिन क्या करेगा 30%, कितना 30% स्टार्च का पाचन करेगा। जो 30% स्टार्च है उसका डाइजेशन मुख गुहा में ही हो जाता है, यानी कि भोजन को इसीलिए हमें अच्छी तरह से चबाना चाहिए ताकि स्टार्च का जो पाचन है वो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुंह में स्टार्च का पाचन हो जाए। तो हम भोजन को ज़्यादा देर तक भी चबा नहीं सकते, फिर उसका स्वाद फीका पड़ जाता है। इसलिए हम जितनी देर तक भोजन को चबाते हैं और उसके साथ जितनी भी लार का मिश्रण होता है उतने समय में उस दरमियान कितने 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। तो ये जो स्टार्च होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा माल्टोज में। स्टार्च जो है वो टूट जाएगा माल्टोज में। अब आगे इस माल्टोज का भी डाइजेशन होगा। अब इसके अलावा इसमें जो होता है टायरिन के अलावा इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम, ये भी एक प्रकार का एंजाइम है लाइसोजाइम। अगर लाइसोजाइम की बात करें तो इसके कार्य की बात करें तो ये क्या करेगा हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश करेगा। जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु है, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश वो कौन करता है लाइसोजाइम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें लाइसोजाइम के बाद, लाइसोजाइम का इसमें पाया जाता है थायोसाइनेट। और जो थायोसाइनेट जो होता है वो वर्क करता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की फॉर्म में।
एंटी माइक्रोबियल एजेंट, यानी कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु हैं उनके अगेंस्ट काम करता है। एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में थायासाइड वर्क करता है। इसके बाद इसमें जो होता है वो होता है लिंगुअल एमाइलेज। लिंगुअल एमाइलेज, ये जो लिंगुअल एमाइलेज होता है वो वसा का पाचन करता है, फेट का पाचन, वसा का पाचन करता है। क्लियर। तो 0.5% में क्या होता है Na+ K+ और Cl- और साथ में H3- क्योंकि भोजन की अम्लता को क्या कर सकता है, भोजन जो एसिडिक, अगर भोजन के अंदर कोई एसिडिक पार्टिकल है तो उसको न्यूट्रल कर देता है, उदासीन कर देता है। टायरिन जो होता है वो एंजाइम होता है। एंजाइम कौन कौन से, टायरिन, लाइसोजाइम और लिंगुअल एमाइलेज, ये एंजाइम होते हैं। टायरिन जो होता है वो 30% स्टार्च का पाचन कर देता है। जितनी देर तक हम भोजन को चबाते हैं और लार का मिश्रण होता है उस दौरान 30% स्टार्च का पाचन मुंह में हो जाता है, और वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माल्टोज में। स्टार्च किस में कन्वर्ट होगी, माल्टोज में। और क्या होता है, लाइसोजाइम जो क्या करता है, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं उनका नाश करता है। और थायासाइड एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु के खिलाफ, उनके अगेंस्ट वर्क करता है। इसके बाद होता है लिंगुअल एमाइलेज, जो कि क्या करता है, वसा का पाचन करता है। लिंगुअल एमाइलेज वसा का पाचन करता है। अब बात करते हैं दूसरा बाइल जूस की। बाइल जूस में बात करें तो उसमें 98% से क्या होता है, वाटर होता है, और बाकी बचा कितना, 2%। तो इसका जो 2% है उसमें होते हैं अकार्बनिक लवण, एक तो होता है अकार्बनिक लवण और साथ में होते हैं कार्बनिक लवण। ये दोनों मिलाकर कितना, 2% होता है, अकार्बनिक लवण और कार्बनिक लवण। अगर हम बायोजूस की बात करें, एक और पॉइंट, ये वास्तविक पाचक रस नहीं है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो इसमें अकार्बनिक लवण की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अकार्बनिक लवण कौन कौन से हैं। वो तो इसमें जो अकार्बनिक लवण होते हैं वो होते हैं NaCl, इसके बाद होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और इसके बाद होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये अकार्बनिक लवण होते हैं। अब इनके कार्य की बात करें तो देखिए बाइल जो होता है वो लीवर से सिक्रेशन होता है, पर वो उसका स्त्राव कहाँ पर करता है, ड्यूोडेनम में, ग्रहणी में करता है। और ड्यूोडेनम जो होता है वो स्टमक के बाद होता है, आमाशय के बाद पाई जाती है ग्रहणी। तो आमाशय से भोजन निकलकर ग्रहणी में आ रहा है, तो जो आमाशय से जो भोजन आता है वो भोजन अत्यधिक अम्लीय होता है, क्योंकि आमाशय में क्या होती है, बहुत अधिक अम्लता होती है, तो वो भोजन अम्लीय होता है। तो उस भोजन को क्षारीय करने का काम यह कार्बनिक लवण करते हैं। तो इनका काम क्या हो गया, भोजन की अम्लता को दूर करना, भोजन की अम्लता को दूर करना। और भोजन की अम्लता को दूर करके क्या करेंगे, माध्यम को क्षारीय बनाना, वो जो मीडियम है उसको बेसिक इन नेचर बनाना, माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। ये माध्यम को क्षारीय बनाना उनका कार्य होता है, किनका, अकार्बनिक लवण का। अब बात करते हैं कार्बनिक लवण, उनका क्या कार्य है वो, और कार्बनिक लवण है कौन कौन से वो। तो कार्बनिक लवण कौन कौन से, एक तो ग्लाइकोकोलेट और टोरोकोलेट, दो कार्बनिक लवण है, टोरोकोलेट, एक हो गया टोरोकोलेट और दूसरा है ग्लाइकोकोलेट, टोरोकोलेट एंड ग्लाइकोकोलेट। अब ये दोनों, अगर इन दोनों के कार्य की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं उनका कार्य होता है वसा का पाइसीकरण करना। कार्य क्या है, वसा का पाइसीकरण। अब वसा का पाइसीकरण का मतलब क्या होता है कि जो फेट है, जो वसा है उसको छोटी छोटी गोलिकाओं में रूपांतरित कर देना।
यानी कि वसा को फैट को तोड़ देना, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, वो उनका कार्य होता है, ग्लाइकोक्लोराइड और सोडियम सॉरी क्लोरोक्लोराइड एंड ग्लाइकोक्लोराइड। अब वसा का पाइसीकरण क्यों किया जाता है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि जो अग्नाशी लाइपेज है, क्योंकि जो अग्नाशय से रिलीज होने वाला जो लाइपेज एंजाइम होगा वो पाइसीकृत वसा पर ही कार्य करता है, क्योंकि अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम है ये, अग्नाशयी लाइपेज जो होता है वो पाइसीकृत वसा पर ही कार्य करता है, पाइसीकृत वसा पर ही कार्य, उस वसा पर ही कार्य करता है, इसलिए उसका पाइसीकरण करना बहुत जरूरी होता है, जो कि कौन करता है, पित्त रस द्वारा स्रावित कार्बनिक लवण करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रिएटिक जूस में 98% क्या होता है, वाटर होता है, बाकी 2% में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, बाकी इसका 2% जो होता है उसमें पूरे एंजाइम होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एंजाइम होते हैं, क्या क्या उनका कार्य होता है वो। तो पहला जो एंजाइम है पैनक्रिएटिक जूस का, वो होता है, एक करके लिखते हैं अपन, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज। अब ये क्या करेगा, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज जो 30% स्टार्च का पाचन हुआ था मुख गुहा में, बची कितनी थी, 70%। तो ये क्या करेगा, जो 70% स्टार्च बची है, 70% स्टार्च जो बची है उसका पाचन करेगा, 70% स्टार्च का पाचन करता है। तो वो स्टार्च को किसमें तोड़ देगा, माल्टोज में, स्टार्च को तोड़ा जाएगा माल्टोज में। स्टार्च जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, माल्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पहला हो गया पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज। दूसरा जो इसका एंजाइम है वो है काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। अब ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है उसकी खास बात क्या होता है, ये निष्क्रिय होता है, एक कौन कैसा होता है, ये निष्क्रिय होता है, और इसकी सक्रिय अवस्था जो होती है वो होती है काइमोट्रिप्सिन। ये काइमोट्रिप्सिनोजन है, और सक्रिय अवस्था कौन सी है, काइमोट्रिप्सिन। इसकी जो काइमोट्रिप्सिन होती है वो इसकी सक्रिय अवस्था होती है, यानी कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन जो होता है वो कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, उसको पहले सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदला जाता है, इसके बाद वो कार्य करता है। ये कार्य की बात करें तो प्रोटीन का पाचन करता है, किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करता है। यहाँ पर बायोलॉजी को हम खास करके कहते हैं वास्तविक पाचक रस नहीं है, याद रखना, वास्तविक पाचक रस नहीं, ये वास्तविक पाचक रस नहीं होता है। तो काइमोट्रिप्सिनोजन हो गया। तीसरा जो एंजाइम है वो है ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। अभी ट्रिप्सिनोजन उसकी हम बात करें तो ये भी होता है निष्क्रिय, इनएक्टिव होता है ट्रिप्सिनोजन भी, उसको भी पहले सक्रिय ट्रिप्सिन में बदला जाता है। तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, ट्रिप्सिन में। और ये जो ट्रिप्सिन है वो कैसा होता है, सक्रिय होता है। और ट्रिप्सिन की बात करें तो ये भी प्रोटीन को बताता है, प्रोटीन का पाचन, ये भी क्या करेगा, प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो तीन एंजाइम हो गए, पहला कौन सा है, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन जो कि निष्क्रिय होता है, उसको पहले सक्रिय काइमोट्रिप्सिन में बदला जाता है, वो भी निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदला जाता है। और चौथा जो है वो होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रो
कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अगर हम प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात करें तो ये जो होता है ये भी होता है निष्क्रिय होता है, ये भी अपनी निष्क्रिय अवस्था में होती है। इसको बदला जाता है कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। और ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज कैसा होता है, सक्रिय होता है। और इसकी बात करें तो ये भी प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन का पाचन। तो ये तीनों एंजाइम प्रोटीन को पचाते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों प्रोटीन को पचाते हैं। उसमें ध्यान देना, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देंगे, क्योंकि प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड होता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देते हैं। और जो कार्बोक्सीपेप्टिडेज है वो उस पेप्टाइड को ऑलिगोपेप्टाइड यानी कि छोटे पेप्टाइड में और साथ में एमिनो एसिड में तोड़ देता है। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड का बहुलक, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन जो। अब पांचवा एंजाइम इसमें कौन होता है, वो होता है पैनक्रिएटिक। ये कौन सा, यहाँ पर कौन सा था, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, यहाँ पर होता है पैनक्रिएटिक लाइपेज। पांचवा जो होता है वो होता है पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज, जो कि क्या करेगा, वसा का पाचन करता है। कौन सा, पाइसीकृत वसा का पाचन। वसा का पाइसीकरण किया था ना बायोलॉजी में, उस पाइसीकृत वसा का पाचन करता है। पाइसीकृत वसा का पाचन, पाइसीकृत वसा का पाचन, ये इसका काम हो गया। तो ध्यान देना यहाँ पर, पैनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज तो क्या करता है, स्टार्च का पाचन कर देता है। तीन एंजाइम कौन कौन से, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों प्रोटीन को पचाते हैं। कैसे, ये दोनों कौन से, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को किस में तोड़ेंगे, पेप्टाइड में तोड़ेंगे। और फिर उस पेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टिडेज उस पेप्टाइड को किस में तोड़ेंगे, ऑलिगोपेप्टाइड और अमीनो अम्ल। तो फाइनली क्या मिल गया, अमीनो अम्ल। और जो प्रोटीन होता है वो तो अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, तो हमें प्रोटीन को तोड़कर क्या प्राप्त करना था, अमीनो अम्ल। क्लियर आता। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें 99.5% क्या होता है, वाटर होता है। इसके अलावा 0.2% से लगाकर 0.3% तक इसमें होता है HCl, क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और ऐसे इसके अलावा इसमें जो एंजाइम होते हैं उसकी हम बात करें, एंजाइम की, तो इसको हम पहले पढ़ चुके हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड को, उसमें हमने पढ़ा था। इसमें एंजाइम में तीन एंजाइम होते हैं, एक तो होता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, दूसरा होता है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, और तीसरा जो है वो है गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज। एक गैस्ट्रिक एमाइलेज भी होता है जो पीएच को कंट्रोल करता है। तो पेप्सिनोजन जो होता है सबसे पहला एंजाइम पेप्सिनोजन, ये कैसा होता है, ये निष्क्रिय होता है। ये जो होता है वो निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है। उसको HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है HCl, जिसका स्त्रवण किया गया, वो उसको सक्रिय पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, सक्रिय पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन होता है उसके कार्य की बात करें तो ये जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम कौन कौन से, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सारे प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम हैं, पाचक रस। अब दूसरा जो है वो प्रोरेनिन है। प्रोरेनिन जो होता है वो भी निष्क्रिय होता है, प्रोरेनिन ये भी होता है निष्क्रिय। तो अगेन जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको सक्रिय रेनिन में बदल देता है।
सक्रिय रेनिन में उसको बदल दिया। अब रेनिन की बात करें तो ये किसको बताता है, दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है। इसको हम पढ़ चुके हैं, दुग्ध प्रोटीन का पाचन, दुग्ध प्रोटीन का पाचन। दुग्ध प्रोटीन कौन सा होता है, कैसिनोजन। तो ये दुग्ध प्रोटीन कैसिनोजन को पचाता है, यानी कि वयस्क में ये क्रियाशील नहीं होता है। कौन सा, रेनिन एंजाइम वयस्क में क्रियाशील नहीं है। ये दुग्ध प्रोटीन कैसिनोजन का पाचन करता है। क्या करता है, कैसिनोजन को दूध से दही की अवस्था में पचाता है, यानी कि कैसिनोजन को कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है। क्लियर। तीसरा कौन सा, गैस्ट्रिक लाइपिस, ये वसा का पाचन करता है। गैस्ट्रिक लाइपिस किसका करेगा, वसा का पाचन। ठीक है। अब हम देख लेते हैं HCl का जो स्त्राव किया गया था उस HCl के कार्य। तो HCl के कार्य देखते हैं अपन। तो HCl का पहला कार्य तो क्या होता है, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय में बदलना। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदला HCl ने, क्लोरेनिन को रेनिन में बदला HCl ने। तो पहला कार्य क्या हो गया, निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करना, यानी कि निष्क्रिय को किस में बदल रहा है, सक्रिय में। पैसिव को एक्टिव कर रहा है। दूसरा इसका कार्य क्या है, भोजन के कठोर भागों को गलाना। जो हार्ड पार्टिकल आएंगे भोजन के, उनको गलाना। भोजन के कठोर अंश जो हार्ड पार्टिकल होते हैं उनको गलाता है। इसके अलावा तीसरा जो कार्य है वो क्या करेगा, हानिकारक जो सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश करेगा। हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं का नाश, हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु का नाश, वो उनका वर्ग हो गया। क्लियर। तो ये था गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस। अब बात करते हैं इंटेस्टिनल जूस, जो कि इंटेस्टाइन द्वारा रिलीज होता है। पर डे कितना, 1 से 2 लीटर रिलीज होता है और क्षारीय होता है। pH 7 से ऊपर होती है और उसमें 98% होता है वाटर होता है और 1% इसमें Na+, K+, Cl-, H3-, Mg+2 एंड Ca+2, ये सारे आयन्स होते हैं। कितने, 1% में। कितना, Na+, K+, Cl-, H3-, Mg+2, Ca+2, ये सारे आयन्स होते हैं। और बाकी के 1% में इसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। बाकी का 1% में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं ध्यान देना। सबसे पहला एंजाइम इसमें पेप्टिडेज। अब ये पेप्टिडेज क्या करेगा, जो ऑलिगोपेप्टाइड थे, ऑलिगोपेप्टाइड कौन से, यहाँ पर जो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को किस में तोड़ा था, प्रोटीन को ऑलिगोपेप्टाइड और एमिनो एसिड में तोड़ा था। अब जो ऑलिगोपेप्टाइड जो बचा हुआ है वो फिर आंत के द्वारा आंतरिक रस का स्त्राव किया जाएगा। उसमें कौन होता है, पेप्टिडेज। वो उस ऑलिगोपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमीनो अम्ल में। तो इस काम क्या करेगा, ऑलिगोपेप्टाइड जो होता है, ऑलिगोपेप्टाइड उसको ये तोड़ देगा किसमें, अमीनो अम्ल में। उसको तोड़ देगा अमीनो अम्ल में। क्लियर। तो पहला हो गया पेप्टिड एंजाइम। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है माल्टेज। दूसरा जो होता है माल्टेज। अब माल्टेज क्या करेगा कि माल्टोज को, जो माल्टोज था, कौन सा माल्टोज, एक तो ये माल्टोज और दूसरा 70% का, पर 70% का पाचन कहाँ पर हुआ था, पैनक्रिएट में, पैनक्रियाज में हुआ था, पैनक्रिएटिक एमाइलेज के द्वारा। 70% ये रहा, 70% ये और 30%। तो ये जो माल्टोज है वो और इस माल्टोज, इन दोनों माल्टोज को ये माल्टेज एंजाइम जो होता है वो माल्टोज को तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसमें इसको तोड़ लेता है माल्टोज को। तीसरा जो है वो है, पहला कौन सा है, पेप्टिडेज, दूसरा माल्टेज और तीसरा जो है वो है लैक्टेज।
तो लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज जो दुग्ध शर्करा है लैक्टोज, उस लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो जो लैक्टोज की इकाइयां कौन कौन सी है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। माल्टोज की इकाइयां कौन कौन सी है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इसका तीसरा जो है, चौथा जो एंजाइम वो है सुक्रेज, सुक्रेज। अब सुक्रेज क्या करता है कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज जो शुगर है, उस सुक्रोज को ये तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इट मीन की सुक्रोज की इकाई कौन सी है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और लैक्टोज की इकाई कौन सी है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, और माल्टोज की इकाई कौन सी है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज की इकाई से मिलकर बना होता है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। क्लियर। इसके बाद एक और एंजाइम होता है, वो होता है न्यूक्लियोटाइडेज। तो न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट में तोड़ेगा, और फिर न्यूक्लियोसाइड अगेन न्यूक्लियोसाइड को वो तोड़ देगा किसमें, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर में। क्लियर। तो पांचवा एंजाइम कौन सा है, न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज। तो अब न्यूक्लियोटाइडेज कैसे वर्क करता है, देखिए आप लिख लेते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, न्यूक्लियोसाइड में, और साथ में फॉस्फेट। और फिर अगेन इस न्यूक्लियोसाइड है, उस न्यूक्लियोसाइड को फिर से तोड़ा जाएगा नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर में, और शुगर भी कौन सी होती है, पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज, पेंटोज शुगर में तोड़ा जाएगा। शुगर कौन सी होती है, पेंटोज शुगर। क्लियर। तो इंटेस्टिनल जूस की बात करें, कुल 5 प्रकार के इसमें एंजाइम होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला कौन सा है, पेप्टिडेज, जो कि ओलिगोपेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। ओलिगोपेप्टाइड कहां से है, ध्यान देना, यहाँ पर काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन को तोड़ रहे, प्रोटीन जो उसको किस में तोड़ रहे, पेप्टाइड में और अमीनो में। समझ रहे हो ना, इस प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ रहे, सॉरी, और उस पेप्टाइड को फिर ऑलिगोपेप्टाइड और अमीनो में कौन तोड़ रहा है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अगर उसके हम रिएक्शन की बात करें, पूरा जो उसका मैं यहाँ पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को कौन, एक तो काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों तोड़ देते हैं पेप्टाइड में, और फिर उस पेप्टाइड को किसमें तोड़ा जाता है, ऑलिगोपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में। ऑलिगोपेप्टाइड प्लस अमीनो अम्ल। और वो कौन करता है, इसको ऑलिगोपेप्टाइड और अमीनो अम्ल को तोड़ने में कार्य कौन करता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये वर्क करेगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज। कार्बोक्सीपेप्टिडेज। फिर इस ऑलिगोपेप्टाइड को कौन, ऑलिगोपेप्टाइड को पेप्टिड एंजाइम किसमें तोड़ देगा, फाइनली एमिनो अम्ल में। इस ऑलिगोपेप्टाइड को अगेन किसमें तोड़ा जाएगा, अमीनो अम्ल में। वो किसके द्वारा किया जाएगा, पेप्टिडेज एंजाइम के द्वारा, पेप्टिडेज एंजाइम जो है वो करेगा।
क्लियर बात समझ में आई। तो पांच प्रकार के पाचन समझने पड़े। सबसे पहला कौन सा था, सलाइवा, जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। दूसरा पित्त रस, जो कि लीवर से यकृत से रिलीज होता है। तीसरा पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस, जो कि अग्नाशय से रिलीज होता है। और चौथा गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि स्टमक में होती है। और पांचवा इंटेस्टिनल जूस, आंतरिक रस, जो कि आंत्र में होता है। क्लियर है? थैंक यू सो मच। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।